हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। तो आज की इस वीडियो में हम कराएंगे नेशनल इनकम चैप्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे टफ टॉपिक माना जाता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स के अंदर ये सबसे टफ टॉपिक इसको कहते हैं। पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इससे ईजी टॉपिक कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये वीडियो को, अगर आपने नेशनल इनकम से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखते हैं मेरी, तो आपको इससे इजी टॉपिक पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी देखने के लिए स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम है क्या? तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 की लास्ट कुछ वीडियो में हमने डिफाइन किया था फैक्टर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज, ये हमने इस टॉपिक को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर डिफाइन किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम के अंदर इट रेफर टू ए सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है आपकी कंट्री के, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जो पर्सन्स नॉर्मल रेजिडेंट्स है आपकी कंट्री के, वो जो फैक्टर इनकम को अर्न करते हैं, उन सभी फैक्टर इनकम का सम कहलाती है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम। तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, या हम ये कह सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। मार्केट वैल्यू, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू, उन सभी का सम अगर हम करते हैं तो भी स्टूडेंट्स हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इट रेफर टू अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, वो आपका उस टोटल एक्सपेंडिचर को अगर हम सम करते हैं उसका, तो भी हमारी नेशनल इनकम वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। इट इज एस्टिमेट बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑफ ए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम में आपके 2 पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्टर इनकम, the first one is factor income and the second point is normal residents of country। अगर आपको नेशनल इनकम चैप्टर का ये भूत अपने दिमाग से भगाना है कि इकोनॉमिक्स में ये हार्ड टॉपिक है, तो इस हार्ड टॉपिक को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इस 2 पॉइंट का मीनिंग समझ लिया तो समझ लीजिए नेशनल इनकम का कम से कम 60-70% टॉपिक आप कवर कर लेंगे इजीली। अगर आपको ये टॉपिक इजीली समझना है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री पे। बाकी इसका न्यूमेरिकल पार्ट बचता है 30%, उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है, इट रेफर टू ए पेमेंट, इट रेफर टू ए पेमेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर ऑफ फर्म to the household for the use of their factor services। जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर उनको क्या पे करता है स्टूडेंट्स? क्या पे करता है उनको? उसके बदले में वो उनका रिवार्ड उनको पे करता है। किसको पे करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हाउस होल्ड को जो इनकम जनरेट होती है स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स को भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब है स्टूडेंट्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आ गया आपका एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से हम इसको इसमें डिफाइन, इसको डिनोट करते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स, इट इज कैलकुलेट बाई सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, जो करता है, वो करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इंडिया में, सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपके सामने फैक्टर इनकम को डिफाइन किया। फैक्टर इनकम क्या होती है? इट रेफर टू दोज पेमेंट मेड बाई प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू दी हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो ये हो गया आपका। चलो इसको मैं एक इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। हाउस होल्ड और ये हो गया आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पे ध्यान से, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विसेज, प्रोवाइड
फैक्टर सर्विसेज। वो फैक्टर सर्विसेज स्टूडेंट्स क्या हो सकती हैं? देखिए देयर आर 4 फैक्टर सर्विसेज, कॉमनली 4 फैक्टर सर्विसेज। 4 फैक्टर सर्विसेज में आपकी क्या क्या आती हैं? कैपिटल, लैंड कैपिटल, और एक आपका आता है एंटरप्रीन्योरशिप, और एक आपका एंटरप्रीन्योरशिप। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दीज आर द फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को इनका पे करता है, तो स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जिसको इनकम हो रही है हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर इनकम कहलाती है, और प्रोड्यूसर के लिए वो पेमेंट कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर इनकम भी हम इसको कह सकते हैं, और हम इसको फैक्टर पेमेंट्स में भी हम इसको स्टूडेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। फैक्टर इनकम कह सकते हैं हम इसको, फैक्टर पेमेंट कह सकते हैं। फैक्टर इनकम किसको जनरेट हुई स्टूडेंट्स? हाउस होल्ड को, जिसने अपनी फैक्टर सर्विसेज पे करी हैं, प्रोवाइड कराई हैं, किसको? प्रोड्यूसर को। और जो प्रोड्यूसर ने उन फैक्टर सर्विसेज का पे किया है, तो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर के लिए वो कहलाएगा फैक्टर पेमेंट। अब आता है स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। अब आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स किसको हम कहेंगे? जो आपकी कंट्री में पर्सन रह रहे हैं, क्या वही आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे? स्टूडेंट्स वो तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, उनसे अदर भी कुछ और भी ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम जिनको हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स में वो पर्सन्स को हम उन पर्सन्स को हम इंक्लूड करते हैं जो आपकी कंट्री के अंदर, एक तो वो पीपल होंगे जो आपकी कंट्री के परमानेंट हैं, जो आपकी कंट्री के ही पर्सन्स हैं, एक तो वो इसमें इंक्लूड होंगे, प्लस इसमें वो पर्सन्स इंक्लूड होंगे जो आपकी कंट्री के अंदर मोर देन 1 ईयर, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टूडेंट्स 1 साल से ज्यादा आपकी कंट्री के अंदर लाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए कोई फॉरेन पर्सन, कोई फॉरेन कंपनी या कोई दूसरी कंट्री का, फॉरेन कंट्री से कोई पर्सन आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है, उसको आपकी कंट्री में 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1 साल से ज्यादा उसको हो चुका है, तो स्टूडेंट्स वो आपकी अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है आपकी कंट्री में, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करना चाहिए आपकी कंट्री में, तो स्टूडेंट्स वो आपकी कंट्री के लिए कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें कंसेप्ट आपका आता है ट्रांसफर इनकम या फिर ट्रांसफर पेमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इसमें नेशनल इनकम में कंसेप्ट और आपका आता है फैक्टर इनकम के साथ में ट्रांसफर इनकम। अभी हमने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम क्या होती है, अब देखिए ट्रांसफर इनकम क्या है। इट रेफर टू इनकम विच आर रिसीव्ड ए पर्सन एज ए हेल्प, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा। किसी पर्सन को स्टूडेंट्स कोई इनकम रिसीव हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ चैरिटी, इन दी फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन दी फॉर्म ऑफ हेल्प। कोई भी हेल्प, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं एज ए गिफ्ट। स्टूडेंट्स आपको किसी ने गिफ्ट प्रोवाइड करा, गिफ्ट आपको किसी ने दिया, तो ये आपके लिए कहलाएगी ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को अगर हम बेसिक हिंदी में बात करें तो फैक्टर इनकम क्या होगी? जो आपने पैसे मेहनत से अर्न करे हैं, जो आपने पैसे मेहनत से अर्न करे हैं, तो स्टूडेंट्स वो कहलाती है फैक्टर इनकम। और इट इज अनअर्न्ड इनकम, ये आपने अर्न नहीं करी, ये आपको किसी फैक्टर सर्विसेज के बदले में नहीं मिली, ये तो आपको किसी ने गिफ्ट प्रोवाइड करा है, ये तो आपको किसी में चैरिटी ने कुछ दिया है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है, कोविड, कोरोना वायरस डिसीज, तो गवर्नमेंट को काफ़ी डोनेशन इसमें रिसीव हुआ है, काफ़ी रिच पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया है, डोनेशन कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट को, तो ये गवर्नमेंट के लिए कहलाएगी स्टूडेंट्स ट्रांसफर इनकम। और जो पे कर रहा है, जिसको रिसीव हो रही है इनकम, उसके लिए ट्रांसफर इनकम, और जो इसको पे कर रहा है स्टूडेंट्स, उसके लिए कहलाएगी ट्रांसफर पेमेंट।
तो ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम का स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझ में आया? तो एक बार इसको दोबारा से फिर देख लीजिए। ट्रांसफर इनकम, इट रेफर टू इनकम विच आर रिसीव्ड अ पर्सन एज ए हेल्प, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा। इट इज अर्नड इनकम, जो आपको अर्न करनी नहीं पड़ती, बिना अर्न किए या आपको इनकम रिसीव होती है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और हाँ स्टूडेंट्स, इट इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड फैक्टर इनकम, इट इज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। ये स्टूडेंट्स ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करता। नेशनल इनकम केवल और केवल आपका फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करता है। तो स्टूडेंट्स हमने नेशनल इनकम में कंसेप्ट आपके सामने 2 पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट किया था। फर्स्ट वन इज फैक्टर इनकम एंड सेकंड वन इज नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री। हमने आपको उसमें फैक्टर इनकम तो बता दिया था कि फैक्टर इनकम क्या है। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स किसको कहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स स्टूडेंट्स उनको कहते हैं दैट ए पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दैट कंट्री, जो आपकी कंट्री में ऑर्डिनरली रिसाइड्स है। जो पर्सन आपकी कंट्री के हैं, आपकी कंट्री में पर्सन किसी ना किसी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लाई कर रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में लाई कर रहा है, जिनका आपकी कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, तो वो कहलाएंगे ऑर्डिनरली रेसाइड्स। सेकंड इसमें स्टूडेंट्स एक कंडीशन और आती है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, नो मैटर द पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। ये मैटर नहीं करता कि वो पर्सन आपकी कंट्री का सिटीजन है या आपकी कंट्री का सिटीजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही वो पर्सन कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स। सपोज कीजिए जापान से कोई पर्सन आपकी कंट्री के अंदर आकर रहने लगा, उसको यहाँ पर हो गए 2 साल या 3 साल, इसको यहाँ पर हो गए, उसको यहाँ पर कितने ईयर हो गए स्टूडेंट? सपोज कर लीजिए 3 ईयर्स, 3 साल। वो इंडिया में ही रह रहा है, इंडिया में ही वो किसी कंपनी में जॉब करता है, यहीं पर वो रहता है। तो स्टूडेंट्स वो जापान के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा, वो इंडिया के लिए कहलाएगा, क्योंकि उसको इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, उसका डोमेस्टिक कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं कर रहा। और स्टूडेंट्स इसमें कंडीशन और है मोर देन वन ईयर, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा लाई करना चाहिए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा लाई करना चाहिए जिस कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें। तो स्टूडेंट्स अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से कम है तो वह आपकी कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा। सपोज कीजिए अगर उसको 3 इयर्स की जगह 6 मंथ या 8 मंथ होते हैं आपकी कंट्री के अंदर, बस 6 महीने 8 महीने ही हुए अभी रहते अभी उसको आपकी कंट्री में, तो वह आपकी कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वो आपकी कंट्री के लिए पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, अब उसमें इंडियन वर्कर भी वर्क कर रहे हैं, उसमें जापान से भी कुछ पर्सन, जापान के पर्सन भी उसमें वो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर किसी भी कंट्री की एम्बेसी दूसरी कंट्री में है तो वो उस कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाती है जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। उसमें अगर कोई हमारी कंट्री से कोई पर्सन उसमें वर्क कर रहा है तो वो पर्सन कहलाएंगे इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स। अगर जापान के कोई पर्सन उसमें वर्क कर रहा है तो वो जापान के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपकी कंट्री में कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो वो आपकी कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा। उसमें जो वर्कर वर्क कर रहे हैं वो आपकी कंट्री के लिए कहलाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और एग्जांपल अभी याद आया मुझे, कुछ होते हैं बॉर्डर वर्कर होते हैं जो डेली क्या करते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, that are across the border for their earned income। एक पर्सन है
वो सुबह को बॉर्डर लाइन क्रॉस करता है, शाम को अपनी कंट्री में दोबारा वापस आ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वो किस कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स है। एक पर्सन इंडिया का, वो पाकिस्तान में जाता है सुबह को, शाम को वहाँ से वापस आ जाता है, वापस इंडिया में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इन दिस केस वो उस कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स ये था नॉर्मल रेजिडेंट्स का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट थोड़ा घुमा देता है। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, इट रेफर टू ऑर्डिनरली residents in country whose center of economic interest that lie in our country, और वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक साल से ज्यादा, वन और मोर ईयर्स। नो मैटर द पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, ये मैटर नहीं करता कि वो आपकी कंट्री का सिटीजन है या आपकी कंट्री का सिटीजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और भी एग्जाम्पल है। आप या फॉरेनर विजिट करने आते हैं इंडिया, घूमने के लिए आते हैं, फॉरेनर विजिट करने के लिए आते हैं इंडिया में, क्या वो इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे? नहीं। उनका स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, यहाँ पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है इंडिया में, लेकिन वो इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वन और मोर ईयर्स, एक साल से ज्यादा होना चाहिए इंडिया में। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें टॉपिक आता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरियल पार्ट क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी देखें हम किसको कहते हैं। ये भी स्टूडेंट्स एक थोड़ा कंसेप्ट घुमा देता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद में आप इजीली आप पहचान पाएंगे कि कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरियल पार्ट क्या है। अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल टेरिटरी से काफी वाइडर कंसेप्ट है इकोनॉमी में। स्टूडेंट्स दीज आर दी वाइडर, इट इज मोर वाइडर कंसेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। अगर हम पॉलिटिकल टेरिटरी बात करें इंडिया की और श्रीलंका की, तो कुछ बीच में वाटर डिफरेंसेस हैं, कुछ बीच में वाटर बाउंड्रीज हैं। वाटर बाउंड्रीज फिक्स हैं कि इधर का वाटर एरिया आपका और इधर का वाटर एरिया उधर का। ऐसे ही स्टूडेंट्स इंडिया में और पाकिस्तान में इधर का एरिया आप इंडिया का और उधर का एरिया पाकिस्तान का। अगर इंडिया से कोई पर्सन उधर जाता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं, अगर पाकिस्तान से इधर आता है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है। तो स्टूडेंट्स देखिए यही है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आपकी कंट्री से कोई प्लेन कहाँ जा रहा है? अमेरिका। अब ये बताइए उस प्लेन से जो भी इनकम होगी वो किस कंट्री को होगी? सीधी सी बात है इंडिया को होगी। जब इंडिया को इनकम होगी तो वो इंडिया की कहलाएगा स्टूडेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसे ही आपका आता है शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, शिप इंडिया से जा रहा है दूसरी कंट्री में। तो स्टूडेंट्स देखिए शिप में जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई होगा, जो भी आपका कंजप्शन होगा गुड्स का, तो वो उस कंट्री का होगा, वो उस कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा जिस कंट्री से वो शिप जा रहा है, दूसरी कंट्री जा रहा है। तो जिस कंट्री से वो स्टूडेंट्स जा रहा है वो उस कंट्री के लिए कहलाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। उस शिप से जो भी इनकम होगी वो उस कंट्री की होगी जिस कंट्री का वो शिप है। जिस कंट्री का वो शिप है, जिस कंट्री में जा रहा है उसकी इनकम नहीं होगी, जिस कंट्री का वो शिप है स्टूडेंट्स उस कंट्री की इनकम होगी। तो इसीलिए वो उस कंट्री के लिए कहलाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसे ही आपकी नेचुरल गैस, कुछ नेचुरल गैस आपकी अलग कंट्री में मिलती हैं, तो जिस कंट्री में नेचुरल गैस है वो उस कंट्री की कहलाएगी, वो उस कंट्री की स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। फिशिंग वेसल्स जिस कंट्री में है उस कंट्री की क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। और हम बात करें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हो गया, और शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल की अगर हम बात करते हैं, कुछ आपकी ऑयल रिफाइनरी कंट्री हैं। ऑयल रिफाइनरी कंट्री में किसी की ईरान में, तो स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में आपको ऑयल नीचे से निकलता है, ऑयल निकलता है, पेट्रोल डीजल। तो ऑयल जिस कंट्री में वो निकल रहा है वो उस कंट्री की इनकम होगी, तो वो उस कंट्री के लिए कहलाएगा स्टूडेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट यहां पर आपका आते हैं एम्बेसीज। एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसीज क्या होती हैं? एम्बेसी देखिए, सपोज कीजिए इंडिया से कोई पर्सन जाना चाहता है अमेरिका,
अमेरिका की एम्बेसी कहाँ पर है? इंडिया में, न्यू दिल्ली में। अब उस कंट्री से वीज़ा, उस एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ेगा। इंडियन पर्सन को अमेरिकन एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ेगा जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। अब उससे जो भी, उस एम्बेसी को जो भी इनकम होगी स्टूडेंट्स, वो किस कंट्री की होगी? भाई सीधी सी बात है, जिस कंट्री की वो एम्बेसी, उस कंट्री की इनकम होगी, तो वो एम्बेसी कहलाएगी डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी? अमेरिका की। वो इंडिया की नहीं कहलाएगी। हालांकि इट इज सिचुएटेड इन इंडिया बट नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका। इंडियन एम्बेसी आर लोकेटेड इन अमेरिका। अमेरिका से कोई पर्सन इंडिया में आना चाहता है तो उसको इंडियन एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ेगा, और उस एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को जो भी इनकम होगी स्टूडेंट्स, वो इनकम किसकी कहलाएगी? वो कहलाएगी इंडिया की। तो स्टूडेंट्स वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। तो एम्बेसीज के बाद में आता कंसुलेट्स। एम्बेसी के बाद में आता कंसुलेट्स। जैसे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसकी गुड्स की परमिशन के लिए अलाउड होता है आपका कंसुलेट्स। इसके बाद में आता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंडियन मिलिट्री को अपना मिलिट्री बेस बनाना पड़े अमेरिका में इंडियन एम्बेसी को, इंडियन मिलिट्री को अगर अपना मिलिट्री बेस बनाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए अमेरिका में, तो वो स्टूडेंट्स किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी? वो इंडिया की ही कहलाएगी। वो स्टूडेंट्स इंडिया की ही कहलाएगी। इसमें एक एग्जाम्पल आपका आता है, लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाया था अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस अपना बनाया था कुछ दिन के लिए, तो स्टूडेंट्स वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी किसकी? अमेरिका की। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट आपके डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।